लास्ट क्लास में हमारा एक लेक्चर शायद स्ट्रेट लाइन पे हो चुका था, है ना? आई होप देयर वाज नॉट एनी प्रॉब्लम। यस, एक प्रॉब्लम था शायद, है ना? एक प्रॉब्लम था लास्ट में। द लास्ट प्रॉब्लम वाज दिस कि 4 पॉइंट्स हैं आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 x4 y4, ये 4 पॉइंट्स है ना? तो हमें बतलाना है अप्रोप्रिएटली कि ये कौन किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाता है अप्रोप्रिएटली। क्या आप में से किसी का आया आंसर? है ना? और इसमें हमारे को दिया हुआ था कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से 4 लगाओगे तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर एंड लास्टली x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, है ना? ठीक है भाई, ये और इसको इधर लगेगा तो कितना आएगा? -2 x1 x3 -2 x2 x4 और -2 y1 y2 और -2 y3 y4। दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना? लेस देन इक्वल टू 0 ये है। यस मनीष, वेरी गुड बेटा। ये लेस देन इक्वल टू 0 सबको मैं इधर लेकर आ गया, है ना? अब थोड़ा सा अगर फील करोगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे धुआंधार। जैसे x1 x3 के साथ देखना, x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर और 2x1 x3, तो इन तीनों को खा जाइए और लिख दीजिए x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, है ना? फिर देखिए x2 और x4 के साथ x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर और 2x2 x4 यानी कि x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 वाले सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अब आएंगे y1 स्क्वायर और y2 है साथ में, तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 दैट इज y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस लास्ट बन जाएगा आपका y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर के साथ y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत शानदार, क्या मस्त परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए, है ना? बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए। अब सम ऑफ स्क्वायर्स आपने कभी सुना नहीं होगा कि नेगेटिव होते हैं, है ना? तो ये बोला लेस देन इक्वल टू 0, तो इनइक्वालिटी आ गई यहाँ पे। तो क्या लेस देन 0 हो सकता है ये सम ऑफ स्क्वायर्स? आंसर इज नो। तो अगर ये लेस देन 0 नहीं हो सकता है तो द ओनली चॉइस इज कि ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं कैन बी ओनली 0। लेस देन 0 नहीं हो सकता है, उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फिर इसका मतलब है कि दिस कैन बी ओनली 0। अब सोचो एक चीज कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि एवरी टर्म हैज टू बी 0। अगर सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है बच्चों, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन जीरो हो और 0 हो जाए सब? नहीं, क्योंकि अगर कोई भी नॉन जीरो हुआ चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो कोई बोले कि सर ये नॉन जीरो था, x1 माइनस x3 नॉन जीरो था, तो भाई ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसके कारण, है ना? तो सम तो जीरो हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब सबको जीरो होना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली। मतलब x1 x3 के बराबर होगा, x2 x4 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा एंड y3 y4 के बराबर होगा, है ना? ऐसा एक चॉइस आएगा। इसको मैंने बोल दिया कि मान लीजिए x1 x3 बराबर हो गया a हो गया, x2 x4 बराबर हो गया b हो गया, y1 y2 बराबर हो गया c हो गया और y3 y4 बराबर हो गया d हो गया। तो अब देखते हैं ध्यान से, है ना? तो x1 y1 वाला पॉइंट क्या मिलेगा? a कॉमा, है ना? x1 इज a और y1 देखिए क्या है, y1 इज c, तो a कॉमा c, एक पॉइंट है a कॉमा c। x2 y2 बच्चों, है ना? x2 y2, x2 है बेटा b, है ना? x2 है b और y2 देखो, y2 है c, तो b कॉमा c, है ना? b कॉमा c। फिर x3 देखो, x3 है आपका a और y3 वहां से देखना d है, a कॉमा d, है ना? x4 है आपका, यहां से देखिएगा b और y4 है d, यानी ये 4 पॉइंट्स क्या बना रहे हैं? तो बच्चों हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, है ना? चलिए, अगर इसको प्लॉट कर नहीं पाए तो इसको प्लॉट करने पाए, देखिए कैसे आती है इसकी प्लॉटिंग, है ना? एक पॉइंट है बच्चों a कॉमा सी, है ना? a कॉमा सी, तो ऐसे कुछ है मान लो, तो बेटा b कॉमा सी सेम हाइट पे आएगा, है ना? y दोनों का सेम है तो a कॉमा सी है तो एक b कॉमा सी है। अब कोई बोलता है a कॉमा d सर, तो a मतलब x कोऑर्डिनेट a है तो a कॉमा d इधर कहीं होगा मान लीजिए। तो दूसरा क्या बोल रहा है? b कॉमा d, तो b का x कोऑर्डिनेट सेम है और इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा b कॉमा d। तो यानी आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है।
तो भाई यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, है ना। अब सब वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्या बना, क्या बना? मुझे लगता है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। सर स्क्वायर क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, b माइनस ए या b माइनस ए का मॉड, है ना, क्योंकि पॉजिटिव होता है। और ये जो लेंथ है बच्चों d माइनस सी, ये दोनों जरूरी नहीं कि बराबर हो। अगर b माइनस ए और d माइनस सी अगर बराबर होता तो स्क्वायर बोल सकते थे, बट अभी हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता मतलब हम श्योर नहीं है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि हम ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें अगर इन केस बराबर होता है तो, है ना। तो बेटर क्या होगा, रेक्टेंगल बोलना। बताओ भाई, क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी शानदार सवाल था, जिन्होंने किया होगा उनको काफी मजा आया होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गाइस डिस्टेंस फार्मूला देख लिया था, डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने सेक्शन फार्मूला देख लिया था, इंटरनल एक्सटर्नल डिविजन्स देख लिए थे, और उसके बाद हमने एक देखा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। तो ये सारी चीजें देख ली थी, और इन पे हमने सवाल भी कर लिए थे, है ना, इन पे हमने सवाल भी कर लिए थे, है ना। तो अब आ गया है वक्त आगे बढ़ने का दोस्तों, है ना। तो जो सबसे पहली चीज देख रहे हैं अभी, है ना, जो सबसे पहली चीज देख रहे हैं, 4 पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, 4 पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें डिक्टेट भी करूंगा, तो अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा जब मैं उसको डिक्टेट कर रहा हूँ पूरे फोकस के साथ, है ना। 4 पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगल में 4 पॉइंट्स बहुत शानदार हैं। एक तो सेंट्रोइड आपका शानदार पॉइंट है, फिर इन सेंटर एक शानदार पॉइंट है, एक सर्कम सेंटर एक शानदार पॉइंट है, एक ऑर्थो सेंटर शानदार पॉइंट है। आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करते थे, तो बच्चे जब 11th में आते थे तो उनको इन सारे पॉइंट्स के बारे में जानकारी होती थी। बट आज जो देखने को मिलता है कि भाई 11th में भी आ जाते हैं, ड्रॉपर में भी आ जाते हैं, तब भी बच्चों को इन चारों पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है ना। उनसे पूछ लो कि कौन किसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, तो उसी में 95% बच्चों की हालत खराब रहती है ना। तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों को कि ध्यान से देख लीजिए, और एक एक चीज को अपनी घुटने या दिमाग जहां भी आपका स्टोरेज एरिया है वहां जरूर रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बार बार इन्हीं चीजों में आप संघर्ष करते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों सेंट्रोइड से। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में पहले कुछ लाइंस लिख लीजिए, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोइड के बारे में लिखिएगा गाइस, सेंट्रोइड के बारे में लिखिएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जब भी हम कहते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या कि 3 लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं ना कि 3 लाइंस कंकरेंट है ना, हम कभी बोलते हैं क्या कि 3 लाइंस कैसे हैं, कंकरेंट। तो 3 लाइंस कंकरेंट का मतलब हो गया कि ऑल द 3 लाइंस, है ना, ऑल द 3 लाइंस passes through a single point like this, like this। जैसे इस तरीके से ये जो 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस को आप कंकरेंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं दोस्त? क्योंकि ये तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, ये तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास करता है। तो कंकरेंसी का क्या होगा आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से, कि 3 लाइंस अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है, या 3 से ज्यादा लाइंस में, अगर कोई बोला है सर 4 लाइंस एक पॉइंट से पास कर गई, तो क्या उसको कंकरेंट नहीं कहेंगे चारों लाइंस को? बिल्कुल कहेंगे। चारों भी अगर लाइंस कोई बोलता है कि एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो इन चारों को भी मैं कंकरेंट कह सकता हूं, है ना। कोई बोले सर 2 लाइन एक पॉइंट से पास कर जाए, तो भाई 2 लाइन एक पॉइंट से ही पास करेगा और तो क्या होगा, है ना। तो उनके बारे में हम इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं। यानी कि जो कंकरेंट वर्ड है, आप समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, है ना, कि यानी कि जो कंकरेंट वर्ड है वो 3 या 3 से ज्यादा लाइंस के बारे में हम यूज करते हैं। 2 लाइंस तो एनी हाउ या तो पैरेलल होंगे, या फिर दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि 3 लाइंस अगर एक पॉइंट से पास करे तो उन तीनों लाइंस को कंकरेंट बोल सकते हैं। 4 लाइंस अगर एक पॉइंट से पास करे तो उन चारों लाइंस को भी कंकरेंट बोल सकते हैं। 5 लाइन भी अगर एक पॉइंट से पास करे तो उन पांचों लाइन को भी कंकरेंट कह सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तो सेंट्रोइड के बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं, फिर से एक बार चालू करते हैं लिखना सेंट्रोइड के बारे में। इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, it is the point of concurrency of the medians of a triangle, it is the point of concurrency of the medians of a triangle, it is the point of concurrency of the medians of the triangle, है ना। आगे लिखिएगा एक लाइन, it is the point of concurrency of the medians of a triangle। आगे एक लाइन लिखिएगा, irrespective of the kind of triangle,
It is the point of concurrency of the medians of a triangle, irrespective of the kind of triangle, kind of triangle मतलब acute, obtuse और right angle, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं acute, obtuse और right angle, कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल है ना, irrespective of the kind of triangle, centroid is always an interior point of the triangle. Irrespective of the kind of triangle, centroid is always an interior point of the triangle. Centroid is always an interior point of the triangle. मतलब ट्रायंगल किसी भी किस्म का हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि हमने सुन लिया कि ट्रायंगल चाहे राइट हो, चाहे रॉन्ग हो, नहीं सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, है ना, हम बोले कि हर एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही आता है, ट्रायंगल के अंदर ही आता है। बहुत सारे बच्चों को मीडियंस तक को समझने में कष्ट हो जाता है, ये काफी हास्यास्पद है कि अगर आपको मीडियन तक की चीज नहीं समझ में आती है तो ये सही में हास्यास्पद है ना। मीडियन किसको कहते हैं कि हम किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। हम किसी वर्टेक्स को, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ना, अब ये मत पूछना सर कैसे होते हैं 3 ये क्लास 2 में भी बच्चों को आता है ना, अभी जस्ट कल टेस्ट है मैथ्स का मेरी बेटी का, तो मैं देख रहा था कि वो उसको भी पता है कि ट्रायंगल में 3 कॉर्नर 3 वर्टेक्स होते हैं ना। तो हम लोग क्या कि किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करें हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, मीडियन। तो 3 मीडियन आएंगे हर एक वर्टेक्स से कोरोस्पोंडिंग, है ना। क्लियर बात है, क्लियर बात है। तो जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया बच्चों, आपके लिए एक ट्रायंगल बना दिया, देखिएगा, है ना, एक ट्रायंगल बना दिया, ये लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया है ए बी और सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या लिख दिया है आपके लिए, ए बी सी, है ना। ए बी सी हमने ट्रायंगल बोल दिया है ना। अब कोई मुझे मीडियन क्या होता है सर, मीडियन ही नहीं पता हमें, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम लोग किसी भी वर्टेक्स को, है ना, किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट फेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, इसको कहते हैं हम मीडियन। मतलब ये जो पॉइंट अगर डी है तो बी डी इज टू डी सी इज 1:1, D is going to be the midpoint of BC। हम यहां पे साइड BC की बात कर रहे हैं, है ना। D is going to be the midpoint of BC। तो AD को क्या कहेंगे, AD is called as one of the medians। AD is called as one of the medians। one of the medians मतलब सर और भी मीडियंस है, हाँ भाई, एक B से मीडियन आएगा जो AC के ऑपोजिट, है ना, AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, हाँ या ना, सोचो, है ना। ऐसे एक सी से भी आएगा जो ए बी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। अगर आपने इसको ई कहा तो बी इज वन ऑफ द मीडियन एंड देन इज सी एफ इज ऑल्सो अ मीडियन, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो तीनों मीडियंस हैं, है ना, ये कंकरेंट होती है, पहली चीज, है ना, उसमें नहीं घुसना है आपको कि कैसे होती है नहीं होती है। अगर आपने पढ़ा है बचपन में तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ज्यादा मत घुसिए। आप बस ये सोचिए कि जो तीनों मीडियंस होंगे दे आर गोइंग टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ऑल द 3 मीडियंस आर गोइंग टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम, जी हाँ जनाब, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम, अगर मैं इसको जी कॉल करता हूं तो यही है आपका सेंट्रोइड। ये जी पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। और मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल एक्यूट हो, ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो या ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, सेंट्रोइड जब भी आएगा वो ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। अब बोलोगे अंदर कैसे आएगा, तो भाई मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो हमेशा जो भी आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो हमेशा इनसाइड ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है, लिख लीजिएगा फटाफट से। अच्छा, अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इन तीनों पॉइंट्स को, तो सेक्शन फॉर्मूले से ये प्रूव किया जा सकता है ना। आई एम नॉट घुसिंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस, है ना, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। सेक्शन फॉर्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं, डी का पॉइंट निकाल सकते हैं, AG is to GD का रेशियो हमें पता होता है 2:1, उन सबको यूज करके हम G निकाल सकते हैं ना। लेकिन हम सीधा सीधा याद रखेंगे कि अगर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए
अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं तो सेंट्रोइड यानी कि g का जो कोऑर्डिनेट होगा बिल्कुल एवरेज कोऑर्डिनेट है दोस्त, एवरेज कोऑर्डिनेट है ना। एवरेज कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 क्या होगा भाई, जी का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट क्या होगा साहब, है ना, y का कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो बिल्कुल इस रिजल्ट को हम यूज करने पे फोकस करें, ज्यादा बेटर रहता है। देख लीजिएगा, ओके लिख लिया हो तो एक लाइन और लिखना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स the median in the ratio 2:1. Centroid divides the median in the ratio 2:1 from the vertex. Centroid divides the median in the ratio 2:1 from the vertex. मतलब क्या हुआ दोस्त कि जो AG:GD रेशियो होगा ना बच्चों, ये होगा रेशियो 2:1। यहां पे क्या कह रहा है कि जो G है वो मीडियन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1, तो यानी AG अपॉन GD इज 2:1। कोई बोले सर BG:G, तो भाई BG:G भी 2:1 होगा, क्योंकि किसी भी मीडियन के बारे में बात कीजिएगा तो सेंट्रोइड उसको डिवाइड करता है 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना। तो ले BG अपॉन G भी 2:1 होगा। कोई बोले सर CG अपॉन GF भी होगा क्या 2:1? हाँ भाई, CG:GF भी होगा 2:1 के बराबर, है ना, 2:1 के बराबर। एक और इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, सेंट्रोइड जो होता है वो ABC को 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में बांटता है। कहने का क्या मतलब हुआ सर, कहने का मतलब यह हुआ कि जो एरिया होगा, है ना, जो एरिया होगा ऑफ ट्रायंगल AGB, that is equal to area of triangle BGC, and that is equal to area of triangle, है ना, that is equal to area of triangle AGC। मतलब किसके एरिया की बात हो रही है भैया, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो AGB का एरिया देखिए शेड कर रहे हैं ना, अलग अलग कलरों से शेड कर रहे हैं। एक हो गया BGC का एरिया, है ना, और एक हो गया आपका CGA का एरिया या AGC का एरिया। ये सारे एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये लाइन भी आप नोट कर सकते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स, ये लाइन भी आप नोट कर सकते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल into three parts of equal area. Centroid divides the triangle into 3 parts of equal area, that is, ये लाइन नोट कर सकते हैं आप, है ना, सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, दैट इज, ये लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रोइड, है ना। करीब करीब हम लोगों ने सारे गुण देख लिए हैं सेंट्रोइड के, है ना। आप में से किसी को कोई और चीज याद आ रही हो तो बता सकते हो, आई विल ऐड देयर। बाकी मुझे लगता है करीब करीब हमने सारी चीजें देख ली हैं सेंट्रोइड की। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन देख लेना, अगर यूज में है तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूरी नहीं है ना। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इसको थोड़ा दूसरे ट्रायंगल से सिखा देता हूं। सेंट्रोइड से रिलेटेड बात ही है, सेंट्रोइड से रिलेटेड ही बात है। जैसे अब यूज हो जाए तो अच्छी बात है यार, नहीं यूज हो तो मैं भी क्या ही बोलूंगा, है ना। जैसे मान लो कि देयर आर पॉइंट्स विच डिवाइड्स दिस AB BC एंड CA इन सेम रेशियो, है ना। तो जैसे कोई बोलता है कि एक पॉइंट है सर इधर, मान लीजिए F, जो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट इधर D जो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है ना। कोई बोलता है कि एक पॉइंट इधर से सर E विच इज डिवाइडिंग इन द रेशियो λ/1।
यानी कि हर एक साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट से अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं इन द सेम सेंस, है ना, जैसे A टू B जा रहे हैं तो फिर B टू C और फिर C टू A, है ना, ऐसे जा रहे हैं। तो A से B जाते वक्त लैम्डा इज टू 1 में एक पॉइंट मिला, फिर एक लैम्डा इज टू 1 में, फिर एक लैम्डा इज टू 1 में। तो ये जो नया ट्रायंगल बना है बॉस, आप देख रहे हो ये नया ट्रायंगल कौन सा है, फिर से FDE वाला एक नया ट्रायंगल बना है, देखिएगा आप। कोई पूछे सर इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, कोई पूछे इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो हम लोग बोले इसका सेंट्रॉइड वही होगा जो ABC का सेंट्रॉइड होगा। जैसे अगर ये कोई बोलता है ना गाइस x1 y1 है ना, ये कोई बोलता है x2 y2 है, और ये कोई बोलता है x3 y3 है ना, तो ABC का सेंट्रॉइड G से डिनोट करते हैं ना, G ऑफ ABC। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, सिग्मा x1/3। सिग्मा x1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, सिग्मा x1 का मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सिग्मा x1 का क्या मतलब हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और सिग्मा y1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड होगा वो वही होगा। नहीं समझ में आया कोई चीज तो बतलाइएगा, है ना। f का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, f लैम्डा x2 प्लस 1x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि इधर कितना आ जाएगा, लैम्डा इज टू 1 में तो लैम्डा x3 प्लस x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, देन लैम्डा y3 प्लस y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, देन कम्स दिस पॉइंट लैम्डा x1 प्लस x3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और ऐसे ही आ जाएगा लैम्डा y1 प्लस y3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर मैं सेंट्रॉइड निकालता हूं किसका, DF का, G से ही डिनोट कर रहा है ना, DF का सेंट्रॉइड निकालते हैं तो सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3 लिखूंगा। तो सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स करोगे तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम आएगा। तो इन तीनों का सम लिखोगे तो सबका एलसीएम तो लैम्डा प्लस 1 ही है दोस्त, है ना, सबका एलसीएम लैम्डा प्लस 1 है और इसका होल अपॉन 3 आएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा ना। तो ऊपर बनेगा लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस लैम्डा x3 प्लस x1 और फिर लैम्डा x1 प्लस x3। अभी सिर्फ y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाते हैं ना, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। अब देखना ये जो लैम्डा x2 लैम्डा x3 और लैम्डा x1 है, इससे लैम्डा कॉमन आ गया, यानी x2 प्लस x3 प्लस x1 आ गया, है ना। और फिर जो बच गया है ना, यहां शायद कुछ हो गया है, x2 प्लस x1 था ना, नहीं नहीं, हाँ लैम्डा x2 प्लस x1 था, है ना, ये लैम्डा x3 प्लस x2 था, ठीक है। तो इधर बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1। अब जरा चेक करो, इन दोनों से कॉमन आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ या ना, और अंदर क्या बन रहा है बॉस, लैम्डा प्लस 1, और नीचे क्या बन रहा है, 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1। कट गया, तो x कोऑर्डिनेट वही आ गया ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा आपका, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था, कि अगर तीनों साइड्स पे बात करें, एक एक पॉइंट लें जो लैम्डा इज टू 1 पे डिवाइड कर रहा है इन द सेम सेंस, है ना, सेम सेंस मतलब इधर से ही कर रहा है, इधर से ही कर रहा है, इधर से ही कर रहा है। तो हम लोग जो नया ट्राइंगल बनेगा, है ना, उसका सेंट्रॉइड और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड सेम होगा। कोई बोले सर इसका मतलब कि अगर मैं DEF पे 3 पॉइंट लूं जो इन साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी लैम्डा इज टू 1, बीटा इज टू 1, गामा इज टू 1, इन द सेम सेंस, तो क्या उसका भी सेंट्रॉइड, तो क्या उसका भी सेंट्रॉइड ABC का ही सेंट्रॉइड होगा? आंसर इज यस, उसका भी सेंट्रॉइड ABC का ही सेंट्रॉइड होगा। कोई नया ट्राइंगल ले लें, उसका सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इज यस, उसका भी सेंट्रॉइड वही आएगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? देख लो कहीं कुछ अटक गया हो तो बता दीजिएगा। इसका एक सवाल में उपयोग भी है फिजिक्स के, है ना, इसका एक सवाल में उपयोग भी है फिजिक्स के, कि देयर आर 3 इंसेक्ट्स जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे बैठे हुए होते हैं और सेम स्पीड से चल रहे होते हैं, और ऐसे चल रहे होते हैं कि A B की तरफ मूव करेगा, B C की तरफ मूव करेगा और C A की तरफ मूव करेगा विद द सेम स्पीड।
तो आपने याद हो एससी वर्मा के उस सवाल में देखा होगा कि वो जब इस तरीके से मूव करता है सेम स्पीड के साथ, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अल्टीमेटली ऑल द थ्री कन्वर्जेस टू द सेंट्रॉइड। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये चलेगा उतना डिस्टेंस ये चलेगा, उतना डिस्टेंस ये चलेगा, तो सेंट्रॉइड हर बार क्या आता जाएगा, सेम सेम पॉइंट पे आता जाएगा ना। तो दैट वाज द रीजन, है ना, दैट वाज द रीजन कि वो बिल्कुल जाके सेंट्रॉइड पे ही मैच करता है। चलिए एक सिंपल सा काम करके देख लेते हैं। If a vertex of a triangle be 1, 1 and the middle point of two sides through it be -2, 3 and 5, 2, then find centroid of triangle। चलिए देखते हैं गाइस। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 1, 1, है ना, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 1 और बोलता है क्या है कि एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, मतलब इसके थ्रू जो दो साइड्स हैं उसके मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जैसे एक है -2, 3 और एक है आपका 5, 2, है ना, ये मिडिल पॉइंट्स इन साइड्स के। तो बेटा ये पॉइंट निकालना तो बड़ा आसान है ना। हमें ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है कि दिस +1, अगर इसको अल्फा मानते हो आप तो अल्फा +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, यानी अल्फा +1 इक्वल टू -4 और अल्फा की वैल्यू आ गई -5। ये डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि ऐसा क्या नंबर इसमें जोड़े अपॉन 2 इज -2, तो -5 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -5 जब लिखोगे तो -5 + 1 6, -4 अपॉन 2 इज -2। कोई पूछे सर वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखेगा ना, बीटा +1/2 इज 3, तो बीटा +1 इज 6, तो यानी कि ये 5 आएगा, तभी बोल सकता हूं ना 5 + 1 6 अपॉन 2 इज 3, है ना। क्लियर है ये पॉइंट, इस तरीके से ये पॉइंट निकालिएगा। तो इसको भी लिखेंगे, अगर गामा +1/2 इज 5, तो गामा +1 इज 10, मतलब इन दोनों का सम 10 के बराबर होगा, तो 9 के बराबर होना पड़ेगा ये। फिर से इसका और इसका सम, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए 4, तो यानी 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। नहीं समझ में आया तो आप गामा डेल्टा मान के निकाल लीजिए। तो सेंट्रोइड निकालना है दोस्तों, सेंट्रोइड तो बहुत इजी है ना, तीनों का सम 1 + 9 -5/3 और 1 + 3 + 5 तो मेरे ख्याल से ये 5/3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल था, है ना, 5/3, 3, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इफ x1, x2, x3 are the roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 equal to 0. If x1, x2, x3 are the roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 equal to 0, then find, बहुत इजी सवाल है बच्चों, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1, 1 upon x1, x2, 1 upon x2 and x3, 1 upon x3। ओके
तो हम लोग को सिंपल लिख रहे हैं कि अगर इसके रूट से बच्चों x1 x2 x3 और भाई मेरे हमें निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 अपॉन 3 है ना, ये आपका मिलेगा x और y कोऑर्डिनेट। तो यहां सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम लिखिएगा तो 3p बनेगा एंड दिस साइड इज 3p अपॉन 3, है ना। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो एक सीधा एलसीएम लेके ही डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आप एक नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स 1 बाई x1 1 बाई x2 1 बाई x3 है ना। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पता था कि अगर अल्फा बीटा गामा है रूट्स, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा कैसे निकालते हैं, x की जगह 1 बाई x रखकर। तो एक तो वो तरीका है और दूसरा तरीका आपके एलसीएम वाला है। तो एलसीएम वाला तरीका भी ऐसा कोई खराब नहीं है, सिंपल आ जाएगा। तो एलसीएम इज x1 x2 x3 और नीचे 3 एक है और ऊपर बनेगा बच्चों x2 x3 प्लस x3 x1 और प्लस आएगा आपका x1 x2, चेक कर लो आप खुद से। तो ये पॉइंट तो p आ गया। सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, तो सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम इज 3q और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, है ना, क्योंकि देख रहे हो माइनस प्लस माइनस, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 into 3, तो मुझे लग रहा है सिंपली p, q, है ना। तो अगर सेंट्रॉइड का कोई कोऑर्डिनेट पूछता है अपन से, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा p, q। क्लियर है? चलो भाई, तो मेरे ख्याल से सेंट्रॉइड हमने कंप्लीट कर लिया। सेंट्रॉइड के बाद जो नेक्स्ट देखने वाले दोस्त, दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर करने वाले हैं ना, क्या करने वाले हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या कोई बतला सकता है, व्हाट इज इन सेंटर गाइस? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, it is the point of concurrency of the, it is the point of concurrency of the angle bisectors, it is the point of concurrency of the angle bisectors of a triangle, it is the point of concurrency of the angle bisectors of a triangle, it is the point of concurrency of the angle bisectors of a triangle। अच्छा, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, इन सेंटर, सेंटर सेंटर की फील आ रही है ना, तो ऑफ कोर्स एक सर्कल भी आएगा ही, है ना। हाँ, उस सर्कल को हम लोग कहते हैं इन सर्कल, उस सर्कल को क्या कहते हैं, इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है सर? इन सर्कल एक ऐसा सर्कल है, इन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। इन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। क्या करता है? इंटरनली टच करता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान देकर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान देकर देखिएगा। जैसे इस पॉइंट को मैंने बोला दोस्त ए है ना, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है सी। तो इन सेंटर आपको बतला दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और साथ ही साथ एक इन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझाया। इन सर्कल क्या होता है भाई? जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा हो, जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा हो। अभी अभी एसओटी में भी देखा था इसको, है ना, अभी अभी एसओटी में भी देखा था। तो इसका जो सेंटर होता है दोस्त, यही कहलाता है इन सेंटर। और अगर मैं इसको बी से ज्वाइन कर दूं, कोई कहता है कि सर इसको बी से ज्वाइन कर दीजिए, है ना, इसको कोई कहता है बी से ज्वाइन कर दीजिए, कर देते हैं। तो ये जो बी से ज्वाइन किया है बॉस, या फिर कोई कहता है कि सर इसको ना ए से ज्वाइन कर दीजिए, इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए, या कोई बोलता है सर इसको ना सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो भाई ये क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे बॉस, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये क्या है? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग गाइस? आई से। जनरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? आई। इन सेंटर को जनरली किससे डिनोट करते हैं? आई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरी बात अब सुनिएगा। अगर ये लाइन को देखो, ये लाइन को देखो आप, ये वाली लाइन को बीसी, ये बीसी सर्कल को टच कर रहा है दोस्त। तो अगर ये बीसी सर्कल को टच कर रहा है मेरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं इन सेंटर को इससे ज्वाइन करूंगा, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से,
तो ये तो भैया 90 डिग्री पे आएगा ना, ये तो 90 डिग्री पे आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर। ऐसे ये वाला जो टच करेगा ये भी स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है इसी को तो इन रेडियस कहते थे, भूल गए? इसी को क्या कहते थे, इन रेडियस कहते थे। इसी को क्या कहते थे हम लोग, इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला भी दिया था आपको, याद करो। इन रेडियस का हमने फॉर्मूला भी आपको दिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो मेरे ख्याल से देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम दोबारा से फटाफट से रिकैप करने वाले हैं ना। पहली चीज कि इन सेंटर क्या होने वाला है, इन सेंटर क्या होने वाला है, यस यस यस, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। मतलब इन सेंटर को अगर मैं हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल्स अपने आप बाइसेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द ज्योमेट्री बिहाइंड इट, है ना। दूसरी बात हमने क्या कही कि ये इन सेंटर किसका सेंटर है, इन सर्कल का सेंटर है। इन सर्कल कौन सा सर्कल है, वो सर्कल है जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। तो अगर इंटरनली टच कर रहा है तो अब अगर मैं इस सेंटर से इन लाइंस पे को के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूं तो ये एक तो परपेंडिकुलर होंगे और दूसरी बात ये स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस के बराबर होंगे। क्या ऐसी बात मेरी आपको सबको समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक बार यस लिख दीजिए। ओके, इसमें एक लाइन लिखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ ट्रायंगल, irrespective of the kind of triangle, irrespective of the kind of triangle, in center is always an interior point. Irrespective of the kind of triangle, in center is always, in center is always an interior point. ठीक है, irrespective of the kind of triangle, in center is always an इंटीरियर पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होगा, है ना। ज्योमेट्री में एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता था बचपन वाली क्लासेस में, क्या कि जो ए बी अपॉन, है ना, ए बी अपॉन ए सी है ना, ए बी अपॉन ए सी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका हम एक वो बना रहे हैं ना, लाइन बना रहे हैं ना इधर की साइड से, हाँ, ये समझ में आता है ना कि ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉइंट सेम हो, है ना। ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट अलग हो सकता है और एक को आई से ज्वाइन करेंगे ना तो ये अलग होता है ना। मतलब कुछ खास किस्म के ट्रायंगल में सेम हो सकता है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह में, है ना। आप समझ रहे हो कि जो ए टू आई ज्वाइन करोगे तो ये जो आई से डी बनेगा वही नहीं है, ये सेम लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये आईडी एक अलग लाइन है जो परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप किया, और ए टू आई ज्वाइन कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ट्रायंगल को ऐसे आप बनाओगे ना तो आपको शायद ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। जैसे मान लो कि मैंने ट्रायंगल ऐसे थोड़ा सा बना दिया है ना, ऐसे, ये मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर, और ये आई है। और जो टच कर रहा है मान लो ये वाला पॉइंट है ना, यहां से ऐसे टच करता हुआ जा रहा है ऐसे। तो ये है आपका जो है ना परपेंडिकुलर वाला, है ना, आर, और ये है आपका एंगल बाइसेक्टर वाला। आप समझ रहे हो कि ये लाइन और ये वाली लाइन कॉलिनियर, मतलब ये नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सेम आ जाएगा, बट सब ट्रायंगल्स में नहीं होंगे सेम, है ना। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ध्यान रखिएगा कि हमने जो ए टू आई ज्वाइन किया ना दोस्त, उसको आगे बढ़ाया स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये पॉइंट ए आई, और अगर इसको मैं ई कहता हूं मान लो, है ना, तो ए आई और ई जो है जरूरी नहीं कॉलिनियर हो, है ना। ए आई डी कॉलिनियर होगा आपका, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइन किया है ना, ए आई डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी, याद करो, याद करो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना, बी डी अपॉन डी सी। नहीं समझ में आया तो मैं अलग से बना देता हूं ट्रायंगल आपके लिए, ना। अगर थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन ऐसे कर लेते हैं, ना। अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और इसका आप बनाइए एंगल बाइसेक्टर, है ना, इसका आप एंगल बाइसेक्टर बनाइए।
ठीक है ये, और यहां इन सेंटर है कहीं मान लीजिए, और ये पॉइंट है डी, तो ए बी अपॉन ए सी, ये रिजल्ट देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फिर से सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव हो जाएगा, बट हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, सीधा आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखिएगा ना। दिस इज गाइस ax1 plus bx2 plus cx3 अपॉन a plus b plus c। I इक्वल टू ax1 plus bx2 plus cx3 अपॉन a plus b plus c, और इसी तरीके से ay1 plus by2 plus cy3 अपॉन a plus b plus c। अब बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये a b c क्या है, तो बच्चों a b c तो वही है ना, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। a b c क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। स्मॉल a क्या डिनोट कर रहा है, a के ऑपोजिट वाला साइड, तो यानी कि स्मॉल a के ऑपोजिट वाला साइड मल्टीप्लाइड बाय x1 ax1, b के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल b है ना, तो स्मॉल b इंटू x2, और c के ऑपोजिट वाला साइड दैट इज स्मॉल c इंटू x3 ये है, और अपॉन a प्लस b प्लस c, और ऐसे ही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। क्लियर बॉस, लिख लीजिएगा। इफ 0, 1, 1, 1, 1, 0 है ना, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 are mid points of a triangle, then find in center, then find in center, है ना, फाइंड करो इन सेंटर। चलो बच्चों करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो लास्ट क्लास में भी कुछ इस तरह का हमने सवाल किया था, जब मिड पॉइंट्स दिए हुए हों तो ट्रायंगल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं ना, ट्रायंगल के वर्टाइसेस। तो जैसे एक 0, 1 था, एक 1, 1 है, और एक है आपका 1, 0। तो अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा डेल्टा, या p1 p2 ऐसे मानिए, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2 और अल्फा 3 बीटा 3 मानते हैं ना, तो आप खुद ही सोचो कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इज 0, मतलब तो 2 टाइम्स 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 बन जाएगा है ना। अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 इज अगेन 2, तो इन सबको जोड़िएगा ना, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 2 टाइम्स इज 4, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0 है दोस्त, यानी अल्फा 3 की वैल्यू तो 2 हो गई, इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया है ना, y कोऑर्डिनेट देखते हैं अभी। फिर देखो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अगर 2 है तो अल्फा 1 0 होगा, यानी इसका 0 आ गया। फिर से अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अगर 2 है तो अल्फा 2 भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो यानी ये 0 कॉमा समथिंग, ये 0 कॉमा समथिंग, ये 2 कॉमा समथिंग होगा है ना। ऐसे ही बीटा 1 में लिखिए है ना, तो बीटा 1 प्लस, देखना बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज 2, आप भी खुद से कर सकते हैं, किसी को लगे कि अरे ये तो समझ में नहीं आया कैसे लिख दिया सर ने, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जा रहा है ना, आप खुद से भी लिख सकते हैं। और फिर से ये बीटा 3 प्लस बीटा 1 इज 0, फिर से ऐड कीजिएगा तो मुझे लग रहा है बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज 2, और यहां से फिर से देख सकते हो बीटा 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, बीटा 2 प्लस बीटा 3, बीटा 1 की भी वैल्यू 0 आ रही है, और यहां से हम बोल सकते हैं लास्ट वाले से बीटा 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, आप देखिए ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है ना। एक पॉइंट है इसका 2, 0, एक पॉइंट है 0, 2, और एक पॉइंट है 0, 0। अब इसके अंदर जो ट्रायंगल सर्कल बन रहा है, या उसका इन रेडियस निकालना है, तो देखो भाई ये तो 2 लेंथ का है, ये 2 लेंथ का है, और ये वाला लेंथ कितना है बताओ, है ना 2, 2, 4, तो 2√2 लेंथ का है। तो अभी जो फॉर्मूला देखा उससे हम क्या लिख सकते हैं, उससे हम लिख सकते हैं ना ax1, तो 2 into 0 दैट इज 0,
प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 0 इंटू दिस तो 0 और अपॉन सबका लेंथ का सम 4 प्लस 2 रूट 2 4 प्लस 2 रूट 2 आप देख लो एक 2 कटेगा तो मुझे लग रहा है कितना बनेगा 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 ये एक्स कोऑर्डिनेट निकला है दोस्त है ना और इसको ऊपर नीचे अगर 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये मुझे लग रहा है कि 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 देखते जाइएगा और नीचे आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 ये कट जाएगा यानी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2 माइनस रूट 3 2 और वाई भी यही आएगा सिमेट्री है ना पूरी तरह वाई भी यही आएगा तो यानी मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा दैट इज 2 माइनस रूट 2 कॉमा 2 माइनस रूट 2 देख लीजिए आप खुद से देख लीजिए ओके नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर कैसे डिफाइन करते हैं दोस्त है ना ऑर्थो सेंटर बताइए भाई नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑर्थो सेंटर लिखिएगा आप इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी it is the point of concurrency of the altitudes of a triangle it is the point of concurrency of the altitudes of a triangle it is the point of concurrency of the altitudes of a triangle point of concurrency of the altitudes of a triangle आगे लिखिएगा in case of acute angle triangle in case of acute angle triangle it is an interior point in case of acute angle triangle it is an interior point in case of acute angle triangle it is an interior point in case of right angle triangle in case of acute angle triangle it is an interior point in case of right angle triangle in case of right angle triangle it is the vertex in case of right angle triangle it is the vertex where right angle is formed in case of right angle triangle it is the vertex at which right angle is formed it is the vertex at which right angle is formed and in case of obtuse angle triangle in case of right angle triangle it is the vertex at which the right angle is formed it is the vertex at which the right angle is formed and in case of obtuse angle triangle in case of obtuse angle triangle it is outside triangle it is in case of obtuse angle triangle it is outside triangle कोई बोले obtuse angle triangle सर बाहर कैसे आता है तो आप एक obtuse angle triangle बना के दो altitudes बनाइएगा आपको दिख जाएगा बाहर कटता हुआ है ना दोनों altitudes बाहर intersect करता हुआ दिख जाएगा है ना तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये बाहर होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कहां होता है at the point where the right angle at the vertex where the right angle is formed तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर है ना ऑर्थो सेंटर का सीन ठीक है ना चलिए ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं ऑर्थो सेंटर में गुरु क्या है कि ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ना ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है लाइक दिस है ना जैसे हमने बोला भाई साहब ये ए है ये बी है और ये सी है और ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं डी ई और ये एफ और बच्चों ये है आपका ऑर्थो सेंटर जिसको मैं मान लीजिए एच से डिनोट करता हूं है ना एच से ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं है ना ठीक है और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मानते हैं इसको x2 y2 मानते हैं और इसको x3 y3 मानते हैं तो भाई मेरे h का जो कोऑर्डिनेट आता है ना वो लिख रहा हूं मैं है ना ध्यान रख सकते हैं आप जो h का कोऑर्डिनेट आता है वो आता है x1 नीचे लिखते हैं h का जो कोऑर्डिनेट आता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c है ना x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c और बच्चों आपको पता भी होगा कि ट्रायंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c और tan a tan b tan c सेम होता है ना ये पढ़ा दिया मैंने कंपाउंड एंगल में हालांकि तो किसी का रह गया हो तो देख लीजिएगा भाई है ना तो नीचे tan a प्लस tan b प्लस tan c भी आ सकता है या tan a tan b tan c भी आ सकता है और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा y1 tan a सिग्मा y1 tan a का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c और नीचे फिर से वही सिग्मा tan a मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c
या फिर पाई tan A। पाई tan A मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ऑर्थो सेंटर के बारे में काफी जानकारी होगी, है ना? ऑर्थो सेंटर के बारे में ये सारी बातें हो गई अपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर सरकम सेंटर। नेक्स्ट इज योर सरकम सेंटर, है ना? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर के बारे में लिखिएगा एक लाइन। इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, it is the point of concurrency of the perpendicular bisectors, it is the point of concurrency of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle, जिसको राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं आप, है ना? it is the point of concurrency, it is the point of concurrency of the perpendicular bisectors, it is the point of concurrency of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle, it is the point of concurrency of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle, है ना? in case of acute angle triangle, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहां रहता है ये सर्कम सेंटर, कहां रहता है सोचो। ताले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड ट्रायंगल, है ना? इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां होता है सोचिए। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे लगता है सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, है ना? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। So in case of acute angle triangle, it lies inside, circumcenter lies inside the triangle. In case of right angle triangle, in case of right angle triangle, in case of right angle triangle, the circumcenter is the, in case of right angle triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. Circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. Midpoint of the hypotenuse. And in case of obtuse angle triangle, in case of obtuse angle triangle, circumcenter is outside. In case of obtuse angle triangle, circumcenter is outside the triangle. Circumcenter is outside the triangle. क्लियर है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होगा? बाहर होगा ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होगा? बाहर होगा, ठीक है। अभी इसके हिसाब से ही बना लेते हैं ना थोड़ा। ओके, है ना? जैसे ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, तो कोई पूछे कि यार सर ये जो आपका क्या नाम है सरकम सेंटर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ गाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए होंगे ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर भी होगा और साइड्स के बाइसेक्टर भी होगा, है ना? ये बाइसेक्टर भी होगा, इधर से ये बाइसेक्टर भी होगा, है ना? ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको अगर मैं ओ से डिनोट करूं तो ये होगा आपका सरकम सेंटर। ये क्या होगा आपका? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। तो ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास करेगा उसको कहते हैं गाइस सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर की एक बड़ी खास बात है, सरकम सेंटर की एक बड़ी खास बात है कि वो अगर वर्टाइसेस से बात करे तो दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, है ना? वर्टाइसेस अगर मैं बात करूं तो दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, मतलब
ये पॉइंट भी नोट करने लायक है आपके लिए, है ना, ये पॉइंट भी नोट करने लायक है आपके लिए कि जो OA है और OB है और जो OC है ये सेम होता है। OA है और जो OB है और जो OC है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम टू सेम होता है ना। OA OB OC मस्ट बी सेम, ठीक है। और और अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं गाइस, x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, तब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कोई पूछे सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर जी, तो भाई सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दिस इज सिग्मा x1 sin 2a अपॉन सिग्मा sin 2a। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इन ट्राइंगल वी नो कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज 4 sin a sin b sin c। तो इस नीचे वाले को आप 4 पाई sin a लिख सकते हो। पाई sin a मतलब सर कंटिन्यूड प्रोडक्ट, पाई sin a का मतलब हो गया 4 sin a sin b sin c। और इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो आप। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिग्मा y1 sin 2a और नीचे फिर से वही कि सिग्मा sin 2a या फिर 4 टाइम्स पाई sin a। देख लो आप, है ना, दिस इज सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। चलिए सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, है ना, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रॉइड है ना, चाहो तो लिख सकते हो नोट करके, एक लाइन लिख सकते हो कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स, है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स the line joining, centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter, centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। centroid divides the line joining the orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। सुनना ध्यान से ना, मतलब सब तरह के ट्रायंगल में नहीं होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आप सबको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है और जो भी फलाना सेंटर होगा, है ना, वो सब कोइंसाइड कर जाता है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ऑर्थो सेंटर, अगर आप ऑर्थो सेंटर को मान लीजिए कि O से डिनोट करते हैं ना, O से, ये है सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, G से, और फिर है एक सरकम सेंटर को बोले सर ये कॉलिनियर भी हो गए, फिर हाँ कॉलिनियर भी हो गए। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को G यानी कि सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यहां से दोनों बातें हो गई कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर कॉलिनियर होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। और साथ ही साथ सेंट्रोइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको हम ONGC रूल भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ONGC रूल। अब बोलोगे क्यों सर कहते हैं, तो याद करने में थोड़ा आसान होता है क्योंकि ONGC एक टर्म है जो आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर है ना, ONGC पेट्रोल वाला। तो ऐसा फील आ जाएगा कि OGC तो है ही है ना, तो N बीच में कहीं होगा, है ना, इसके बारे में अपन ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ना, बस ये हमारे लिए हेल्पिंग पॉइंट है N, है ना। अब ये फील दिला देता है कि O की G से दूरी ज्यादा है, तो रेशियो तो मोर और लेस याद रह जाता है 2:1, लेकिन किससे 2 किससे 1, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो अगर आप ONGC की तरह याद कीजिएगा इसको, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि O और G में दूरी थोड़ी सी ज्यादा है कंपैरेटिवली C, तो आपको अपने आप फील आ जाएगा कि किस रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड कर रहा है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को
2:1। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा भाई कि जो इधर से आपने ऑल्टीट्यूड गिराया है ना एबीसी, तो सिंस अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही 90 डिग्री होगा और यही इक्वल भी काटेगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर ए बी और ए सी सेम है तो ये जो ए टू डी है अगर ये परपेंडिकुलर है तो यही इसका मिड पॉइंट भी होगा। तो इसका मतलब ये लाइन मीडियन भी है, ये लाइन ऑल्टीट्यूड भी है, और ये लाइन इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखो, आपको बताया था ना कि ऑर्थो सेंटर लाई करता ऑल्टीट्यूड पे, यानी कि अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ऑर्थो सेंटर इसी पे कहीं ना कहीं आएगा। अगर ये मीडियन है तो हम लोग यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड भी इधर ही कहीं ना कहीं आएगा। और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है बीसी का तो सरकम सेंटर भी बॉस इधर ही कहीं आएगा, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है तो इन सेंटर भी इधर ही कहीं आएगा। मैं रैंडमली प्लॉट कर रहा हूं दोस्त, है ना, रैंडमली प्लॉट कर रहा हूं। आप समझ रहे हो कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जब आप यहां से एडी ड्रॉप करोगे ऑल्टीट्यूड तो ये दिख रहा है ना कि ये मीडियन भी हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली लाइन ऑल्टीट्यूड भी हो गई, मीडियन भी हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई इस साइड की, और इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। यानी कि जितने भी पॉइंट्स आपने चारों के चारों देखे हैं इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब के सब इसी लाइन पे आएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो ये चारों पॉइंट्स सेम ही हो जाएंगे, है ना। तो बहुत बार इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्ड गेम खेला जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्ड गेम कैसे खेला जाता है कि इट विल टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल नोटिस नहीं कर पाता है पहली चीज, और ऑर्थो सेंटर वर्ड यूज हो जाता है तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है ना। और जबकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर अगर यूज कर रहे हैं तो आप सेंट्रॉइड भी यूज कर सकते हैं, सरकम सेंटर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि अगर कोई बोलता है ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप खट से सेंट्रॉइड की बात कर सकते हो, और सेंट्रॉइड निकालना आसान होता है। कैसे निकलता है भाई? x1 tan a plus x2 tan सॉरी x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो कभी कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ वर्ड गेम चलता है, ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर या इन सेंटर ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं। आप खट से उसको सेंट्रॉइड पे ले आइए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो चारों पॉइंट्स सेम होंगे। क्लियर है क्या? देख लीजिएगा बच्चों, कुछ लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नोट करके नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, है ना। आइसोसेलेस लिखने के बाद नोट करके एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, आप नोट करके एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, in case of acute angle triangle, the reflection of ortho center, in case of acute angle triangle, the reflection of ortho center in any side, in case of acute angle triangle, the reflection of ortho center in any side lies on its circumcircle. In case of acute angle triangle, the reflection of ortho center in any side lies on its circumcircle. ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज में आती है ना, बहुत बार यूज में आती है। एंड व्हाट इज दैट? दिस प्रॉपर्टी इज सिंपली कि अगर आप किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें और उसमें अगर आप ऑर्थो सेंटर का किसी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड में आप इमेज निकालिएगा, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, है ना, ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, सपोज कर लीजिए ये, तो ऑर्थो सेंटर इधर ही कहीं होगा। मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर यहां है, एच मान लीजिए इसको, है ना। तो इस एच का जो इमेज आएगा इस साइड में, है ना, 90 डिग्री है, तो ये और ये हम प्रूव कर सकते हैं बराबर आ जाएगा, है ना। बट मैं अभी उस ज्योमेट्री में जा नहीं रहा हूं क्योंकि फिर मुझे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में घुसना पड़ेगा, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने ज्यादा
डेप्थ में कवर नहीं किया, लेकिन हाँ मोटा मोटा फॉर्मूले हमने सारे कवर किए है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन निकालेंगे बीसी में, तो दैट इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम सर्कल। कोई बोले सर ऐसा करें कि एच का ए बी में रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो क्या वो भी सर्कम सर्कल पे लाई करेगा? यस। अगर आप एच का भी अगर ऐसा करते हो ना कि यहां से मान लीजिए आपने ये बनाया, ठीक है, ऑल्टीट्यूड, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसको अगर मैंने बोला एफ, तो एच जो और एफ जो होगा वो एक दूसरे का इमेज होगा इन दिस लाइन, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। और इसी तरीके से बी से भी करोगे तो भी आएगा, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए फिर मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता है, और मैं ऐसा कर देता था पहले, बट अब सिंस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है नहीं तो इतना ज्यादा मगजमारी करता नहीं हूं, है ना। जैसे ये वाला साइड कॉमन हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, और ये वाला जो लेंथ है ये निकालना सिखाया जाता था, तो ये सब बराबर हो जाते थे और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता था, जिससे ये दोनों लेंथ्स भी इक्वल हो जाएंगे और इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला फंडा लग जाता है ना। बट आप तो सिंपली इतना याद रखिए कि कभी भी हम ऑर्थो सेंटर का इमेज निकाल रहे हैं किसी भी साइड में, तो वो जो इमेज आएगा दैट इज ऑलवेज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है क्या? ठीक है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, तब हम जाके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। ओके देन, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।